तो कल हम लोगों ने, है ना, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने फिल्टर के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, फिल्टर तो मैं से पढ़ा चुका था, सर्वलेट जेएसपी थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लिया था, लेकिन फिल्टर को ही थोड़ा सा और मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ आपके लिए, एक बार थोड़ा सा और चीजें बता के। तो आपने क्या देखा कल कि भाई अगर हमारी कोई वेब एप्लीकेशन है, उसमें सर्वलेट भी और फिल्टर भी है, तो रिक्वेस्ट पहले फिल्टर पे जाती है और फिल्टर से फिर वो फॉरवर्ड के सर्वलेट पे जाती है, और फिर उसके बाद आपका रिस्पांस जब आता है तो इसी फिल्टर के पास घूम के आता है। यानी कि पहले ये वाला लॉजिक चलता है, प्री प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद फॉरवर्डिंग, और फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में या कल तक जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब अगर आपको समझ में आ रहा है तो रन ऑन सर्वर करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन होता तो जरूर आप लोग पूछते। तो फिल्टर से ना मतलब बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी काम आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि ये सर्वलेट 1 नाम का हमारा सर्वलेट था। तो इस सर्वलेट को जब हम कॉल कर रहे थे तो इससे हमारी फिल्टर कॉल होके आ रही थी। अभी एरर इसलिए है क्योंकि डिफॉल्ट पेज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये फिल्टर 1 चला, फिर सर्वलेट चला, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग हुई रिक्वेस्ट की, सर्वलेट चला, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग हो गई रिस्पांस की। ठीक है, इस तरह से काम हो गया। अच्छा जी, अब ये तो इसकी कहानी हो गई। अब बात ये आ जाती है कि सर अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फिल्टर हो तो देखिए एक से ज्यादा अगर फिल्टर होंगे तो उसी मतलब सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में इसकी एंट्री हुई है। जिस फिल्टर की एंट्री पहले हुई है वही फिल्टर पहले चलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में चलते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे फिल्टर भी बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक और फाइल में फिल्टर बना लिया और यहाँ से इसको हमने जिसका नाम दे दिया हमने फिल्टर 2। ठीक है, और इसका जो यूआरएल पैटर्न है, देखिए यूआरएल पैटर्न है ना, इसको बदल दीजिए, इसको एडिट कर दीजिए, यहीं से इसका यूआरएल पैटर्न दे दीजिए सर्वलेट 1। मतलब फिल्टर 1 और फिल्टर 2 का दोनों का यूआरएल पैटर्न मैंने सर्वलेट 1 दे दिया। ठीक है, तो अब दोनों फिल्टर हमारे एक ही यूआरएल पैटर्न से मैप हो गया। ठीक है, इस फिल्टर में भी हमने फॉरवर्डिंग का कोड लिख दिया। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डू फिल्टर वाला कोड है यहां से कॉपी करूंगा और फिल्टर 2 में जाके डू फिल्टर के अंदर ये जो कोड है ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया फिल्टर 2 और यहाँ पे लिख दिया फिल्टर 2। अब आप एप्लीकेशन को हम चलाते हैं तो अब आप क्या देखोगे कि सबसे पहले रिक्वेस्ट ये क्या हुआ, जब हम एक से ज़्यादा फिल्टर बनाएंगे उसकी कहानी। एक से ज़्यादा फिल्टर भी आप प्रोग्रामिंग में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा फिल्टर बनाओगे तो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन उसकी ऑर्डर ऑफ एंट्रीज के हिसाब से डिटरमाइन होता है ना। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, वैसे एरर दिखा रहा है ये, इसको हम रन ऑन जावा कर लेते हैं, रन कर देते हैं, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाती है ये। ठीक है, यहाँ से हमने अगेन अपने सर्वलेट 1, चलो यहीं से सर्वलेट 1 को चला दिया। तो आप क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले रिक्वेस्ट गई पहले फिल्टर पे, फिर गई दूसरे फिल्टर पे, फिर कॉल हुई सर्वलेट, फिर आया दूसरे फिल्टर पे रिस्पांस, फिर आया पहले फिल्टर पे। मतलब ये हुआ कि जब मल्टीपल फिल्टर एक ही यूआरएल पैटर्न से मैप हो गए ना, सर्वलेट के एक ही यूआरएल पैटर्न से मल्टीपल फिल्टर मैप हो गए, तो अब इन दोनों में जिसकी एंट्री पहले होगी वही पहले चलेगा। देखो मैं एक काम करता हूं, देखो ऊपर पहले फिल्टर कौन है, 1 है ना, मैं ऊपर से यहाँ पे पूरा फिल्टर को कट करके ये पूरा जो कोड है ये वाला कट करके फिल्टर 2 की एंट्री पहले डाल देता हूं और 1 की एंट्री बाद में। तो आप क्या देखोगे कि पहले फिल्टर 2 चलेगा फिर फिल्टर 1 चलेगा, तो जिसकी एंट्री पहले होगी ना वही पहले चलेगा। तो राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर करते हैं और नेक्स्ट करके तो फिनिश कर देते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया।
ठीक है, और यहाँ से हमने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश 1 और 2 चल रहा है। ओके, मैपिंग भी मैंने ये मैपिंग नहीं चेंज करी थी ना, पहले फिल्टर 2 की मैपिंग पहले कर देते हैं, फिर 1 की मैपिंग बाद में, ये मैंने नहीं चेंज किया था, ये भी कर देना मैपिंग। अब इसको मैंने फिर से बंद कर दिया, राइट क्लिक, टर्मिनल क्लोज कर दिया और एप्लीकेशन को दोबारा रन ऑन सर्वर कर लेते हैं। ये हमने नेक्स्ट कर लिया और फिनिश। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप क्या देख पा रहे हो, पहले 2 चला, फिर 1 चला, फिर सर्वलेट चली, फिर 1 चला, फिर 2 चला, समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि एक से ज्यादा फिल्टर अगर होंगे तो डिपेंड करता है कि उनकी एंट्री वेब.एक्सएमएल में कैसे करी गई है, जिस हिसाब से उसकी एंट्री है उसी हिसाब से चलेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, फिल्टर प्लगेबल होते हैं, एंट्री वेब.एक्सएमएल में कर दोगे तो चलने लगेगा, हटा दोगे तो काम करना बंद कर देगा, तो ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, प्लगेबल, इसकी प्लगइन मतलब एंट्री, मतलब अगर वेब.एक्सएमएल में है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा चीज, अगर किसी फिल्टर पे पहले रिक्वेस्ट आती है तो फिल्टर का ऑब्जेक्ट बनता है, फिल्टर लोड होता है, फिल्टर इनिशियलाइज होता है, और जिस तरह से सर्वलेट का सर्विस मेथड होता है वैसे यहाँ पे डू फिल्टर मेथड होता है फिल्टर इंटरफेस का। फिल्टर इंटरफेस में मेनली 3 मेथड हैं, एक है हमारा डू फिल्टर, एक है हमारा इनिट और एक है हमारा डिस्ट्रॉय। तो डू फिल्टर मेथड जब कॉल होता है तो इसमें 3 पैरामीटर जाता है, पहला जाता है सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का, दूसरा जाता है सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप का, फिर जाता है फिल्टर चेन टाइप का, समझ रहे हो? सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स और उसके बाद फिल्टर चेन, ये 3 पैरामीटर इसके अंदर पास होता है ना? तो अच्छा, अब ये जो फिल्टर चेन है ना, इसका भी मेथड होता है डू फिल्टर, यानी कि डू फिल्टर मेथड अगर आप ध्यान से देखो तो यही डू फिल्टर मेथड फिल्टर चेन के पास भी है और यही डू फिल्टर मेथड फिल्टर इंटरफेस के पास भी है। तो जो फिल्टर इंटरफेस का जो मेथड है डू फिल्टर, वो फिल्टरिंग का टास्क करता है, फिल्टरिंग का प्रोसेस करता है। ठीक है, फिल्टरिंग का प्रोसेस मतलब प्री प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट का कोड उसमें लिखा जाता है और पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ द रिस्पॉन्स का कोड उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया है ये पहले चल रहा है, उसके बाद फिल्टर चेन के थ्रू जब डू फिल्टर है ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भेजता है ना, आगे भेजता है। ठीक है, तो इसी फिल्टर चेन का ही मतलब होता है एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर को कॉल करना। तो जब फिल्टर 2 चला और अब ये चेक करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले जाके ये चेक करेगा, खुद ही चेक करेगा क्या जिस यूआरएल से ये फिल्टर कॉल हुआ है क्या इसी यूआरएल से कोई दूसरी भी फिल्टर मैप है, हाँ है, तो फिर उसको कॉल कर लेगा, है ना, समझ रहे हो? तो ये मेथड क्या करता है, ये अपने आने वाले मतलब फिल्टर के लिए, अपने आने वाले रिक्वेस्ट के लिए जो रिक्वेस्ट जिस पे जा रहा है उसे चेक करेगा भैया क्या उसी नाम से इसी तरह से कोई फिल्टर अवेलेबल है, तो अगर अवेलेबल है उसे कॉल कर देगा, अगर फिल्टर है तो फिल्टर कॉल कर देगा और सर्वलेट है तो सर्वलेट कॉल कर देगा, है ना? तो ठीक है, तो फिर यहां से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गया किसके पास, फिल्टर 1 के पास। फिल्टर 1 का अगेन डू फिल्टर चला, वही सेम कहानी है, इसके पास भी ये रिक्वेस्ट की प्री प्रोसेसिंग हो गई। फिर यहाँ डू फिल्टर मेथड में ये फॉरवर्डिंग कोड है फिल्टर चेन का, ये फॉरवर्डिंग कोड क्या करता है, रिक्वेस्ट को आगे लेके जाता है किसके पास, अगले फिल्टर के पास, लेकिन अगला फिल्टर तो है नहीं, अगला सर्वलेट है, इसलिए अगला सर्वलेट चल जाता है और अगले सर्वलेट का सर्विस मेथड चल जाता है और इस सर्विस मेथड में जो कुछ कोड भी लिखा होता है वो कॉल जाता है। इसके कॉल होने के बाद जब ये सर्विस रिस्पॉन्स देता है ना, तो ये जहां जहां से आया था वहां जाता है पहले। जैसे सपोज करो कि आपने पहले 2 को कॉल करा, फिर 1 को कॉल करा, फिर सर्वलेट को कॉल करा, तो फिर सर्वलेट कॉल कहां से हुई थी, फिल्टर 1 से ना, तो पहले ये फिल्टर 1 के पास जाएगी, यानी कि उसके ये वाला कोड चलेगा और फिर उसके बाद फिल्टर 2 के पास जाएगी, उसके ये लाइन वाला कोड चलेगा और उसके बाद फाइनल आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो आउटपुट आ रहा है, इसलिए तो ऐसा आ रहा था कि पहले फिल्टर 2 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था, फिर उसके बाद सर्वलेट चली, फिर 1 आया, फिर 2 आया, इस तरह से कहानी होती है। ठीक है, तो मल्टीपल फिल्टर की इस तरह से ये कहानी होती है। सर जैसे मतलब इसको एनोटेशन से लेकर के हमने वहां से तो चेंज कर दिया था web.xml से, एनोटेशन से भी हो जाएगा, ऐसे ही चलते हैं एनोटेशंस भी। @ फिल्टर टैग होगा, @ एनोटेशन लगाइए, यूज कर लीजिए,
जिस चीज के लिए एक्सएमएल में टैग हैं उसी नाम से एनोटेशंस हैं, है ना। फिल्टर वाया फिल्टर इन सर्वलेट वाया एनोटेशन, ठीक है। तो ये देखिए @web filter एग्जाम्पल ट्यूटोरियल @web filter एनोटेशन लगाना है, ये @web filter एनोटेशन लगाइए, फिल्टर बन जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए @web filter। मेरा नाम से वो आपकी स्क्रीन पर और ये दिखाएगा कि आप सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग वाला पेज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है ना। तो @web filter टैग होता है, मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लेना, कहीं से देख लेना, कोई वो नहीं है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसने म्यूट नहीं करा है, ठीक है, ओके। तो ये होता है फिल्टर की कहानी भाई। पहले कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर मैं आपको आगे बताऊं। तो आगे कहानी यही है कि जैसे मान लो कि आपको ये देखना है कि भाई रिक्वेस्ट गई और रिस्पांस आया तो उसमें कितना टाइम लगा, यूज़र को वैलिडेट करने का कोड, मतलब ऐसे कोई भी फिल्टरिंग कोड जो आप लिखना चाहते हो किसी सर्वलेट पे, वो फिल्टर पे लिख दो तो सर्वलेट से जाने से पहले फिल्टर के पास जाएगा, उसको वैलिडेट कर लेगा। तो उसके लिए 3-4 सर्वलेट था, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मतलब प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया भी था। तो वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा? नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना ये काउंट वाला काम करवाना है तो मैं ये फिल्टर से अगेन करवा सकता हूँ। तो हमने अपना फिल्टर तो बना ही रखा है, ठीक है। उसी फिल्टर में हमने ये इसका जो डू फिल्टर मेथड है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने बार आ रहा है उसको काउंट करने का कोड यहाँ पे लिख देंगे तो वो चलने लगेगा, है ना। तो लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों फिल्टर की एंट्री web.xml से हटा दूंगा या कमेंट कर दूंगा। तो कमेंट कर दूंगा तो ये काम करना बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कमेंट ऐसे होता है, ऐसे होता है कमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया, अब ये फिल्टर काम करना बंद कर देगा। 2 फिल्टर है, अब ये कोई फिल्टर हमारा चलेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम अपना ही फिल्टर बनाएंगे, यही ये फिल्टर होगा और ये हमारी सर्वलेट है, मान लीजिए। इन दोनों को कॉपी किया, है ना, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ डिसेबल इनेबल का भी एक फैसिलिटी होना चाहिए कि कोई कोड डिसेबल हो जाए, इनेबल हो जाए। अब जैसे ये web.xml है जो हम इसको रिप्लेस करके नया web.xml रखना चाहते हैं तो फिर क्या करें, इसको इनेबल डिसेबल का भी फैसिलिटी होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है उसमें मैं यूज करता हूँ, नहीं है कोई बात नहीं। तो डिलीट मारना पड़ेगा, या तो क्योंकि एक एप्लीकेशन में 2 .xml देखो नहीं हो पाएगा ना, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम कुछ और XML लिख देते हैं, रिफैक्टर में जाके रीनेम कर देते हैं AA.xml, ठीक है। अच्छा ये सर्वर चल रहा है ना तो ये नहीं ले पाएगा नाम, कोई बात नहीं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, सर्वर को स्टॉप टर्मिनेट कर देते हैं। राइट क्लिक करो, रिफैक्टर में जाओ, रीनेम में करो, ठीक है, ऐसे कर दीजिए रीनेम। और उसके बाद इसका web.xml भी हम उठा के अपने प्रोजेक्ट में यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारी एक web.xml हो गई और उसमें 2 सर्वलेट हो गए, ये इनकी एंट्री यहाँ पे हुई है, ठीक है। ये सर्वलेट हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ, इसके पैकेज का नाम P1 नहीं है तो ऊपर पैकेज क्रिएट कर देते हैं, नहीं तो पैकेज बनाओगे तो फिर एक और समस्या आ जाएगी ना, रहने देते हैं, फिर इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें। तो ये सर्वलेट और ये फिल्टर और क्या था, बस ये 2 ही चीज़ तो था। इन तीनों को कॉपी करते हैं और SRC में एज इट इज़ रख लेते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज कहलाएगा और यहाँ से डिलीट मार देते हैं, ठीक है। तो बस अभी कोई एरर नहीं है। अब आप देखिए हमारे पास एक फ़िल्टर है जिसका URL पैटर्न है, एक सर्वलेट है जिसका URL पैटर्न है सर्वलेट 1
और फिल्टर का भी यूआरएल पैटर्न है सेम। ठीक है, तो अब और एक HTML भी बना लेते हैं। ठीक है, HTML भी, अच्छा ये काउंट वाला है क्या? तो ये काउंट करके हमें बताएगा कि रिक्वेस्ट कितने बार गया, क्या गया, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो देखिए, राइट क्लिक करा, रन एज करा, रन ऑन सर्वर कर देते हैं और एप्लीकेशन को रन कर दिया। ठीक, तो आप देखिए, मैं अभी चलाऊंगा किसको, मैं चलाऊंगा सर्वलेट 1 को। तो सर्वलेट 1 को जैसे मैंने चलाया तो इसने URL पैटर्न सही तो दिया है हमने। सबको बंद कर देते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही है या आपको नहीं दिख रही है? सर मुझे नहीं दिख रही, किसी को स्क्रीन सही आ रही है। देखा, स्क्रीन दिख रही है ना एकदम बढ़िया जबरदस्त दिख रही है भाई। हाँ, रीज्वाइन कर लो। दिख रही है, अब क्या चाहिए लाइफ में और। हाँ, अच्छा ये वेब ऐप, मैं इसका web.xml जो है चेंज करना चाहता हूँ। इसकी वेब ऐप आईडी दे देता हूँ। ठीक है, XML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब ये क्या कह रहा है भाई? यार इससे अच्छा सर्वलेट बना ही लेना चाहिए। आदमी को इतना तामझाम करने से अच्छा तो यही है ना। ये अब इसमें एरर आने लगा कि वेब ऐप आईडी नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये एरर दिखाता रहता है, कई बार चल जाता है, या तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वलेट 1 SERVLET सर्वलेट 1 नहीं चल रहा है भाई। सर्वलेट 1 इसमें मैपिंग नहीं मांग रहा है, तो क्योंकि मैंने इसकी एंट्री करी नहीं, सर्वलेट बनाया नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो वो ये सारा तामझाम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको Ctrl Z कर देते हैं इतना। एक छोटा सा ही काम मुझे करना था, मैंने इतना एक लूप ही चलाना है बस, वो तो इसमें भी कर लो। इसको डिलीट मारते हैं, है ना। यहाँ पे इसका नाम रिफैक्टर में जाके इसको रीनेम ही कर लेते हैं, वह भी दे देते हैं। अच्छा, क्या पता वो दूसरा नाम वहाँ से उठा नहीं पा रहा हो, जो भी हो। सर्वर को बंद करना पड़ेगा और फिर रिफैक्टर में जाके यहाँ पे राम रीनेम कर देना होगा। इसका नाम web.xml कर दिया। ठीक है, web.xml कर दिया और हमारे पास फिल्टर भी यही रहने देते हैं, है ना। मैंने तो आपको समझा दिया ना, फिल्टर ऐसे ऐसे काम करता है, तो आप उसे फिर आप इसे अपने हिसाब से मतलब ट्राई एल्ट कंट्रोल। ये क्या हो गया भाई? ये फिर से लग गया। तो लगता चला जा रहा है भाई। कोई नहीं, ऐसे हटा देते हैं मैनुअली, शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो पहले 2 चलेगा फिर 1 चलेगा, वैसे वगैरह वगैरह जो भी है प्रोसेस चलेगा ही चलेगा। अच्छा, एक चीज़ तो गलती हो गई भाई, फिल्टर डिलीट हो गई हमारे। ये बहुत समस्या हो गई भाई। Ctrl Z करें। हमने अपनी सर्वर क्लास डिलीट मार दी क्या? कोई बात नहीं, डिलीट हो गया, उसमें क्या दिक्कत है, फिल्टर फिर से बन जाएगा, हटा दो। सर्वलेट है ना, सर्वलेट से फिल्टर हम फिर से जनरेट, मतलब सर्वलेट भी डिलीट हो गई, सर्वलेट भी हटा दो, कोई बात नहीं। वेलकम फाइल लिस्ट है बस, ठीक है, ओके। SRC फोल्डर था वहाँ पे यार, मैंने हटा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, SRC फोल्डर तो एटलीस्ट रहना चाहिए था ना यहाँ, वो भी मैंने डिलीट ही मार दिया था। प्रोजेक्ट ही डिलीट कर देते हैं, अब क्या करोगे। फाइल में गए, न्यू में गए और अदर में गए,
एक डायनेमिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, dy, ये डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को जो हम बनाने जा रहे हैं इसका नाम रख दिया फिल्टर डेमो, है ना, वही सेम नाम रखते हैं। और हमने 2.3 बनाना होगा, 2.2 में नहीं है फिल्टर, ये आपको कल भी हमने बताया था। ओके, ओके कर लिया, ठीक है। ओके, अब ये हमारी सर SRC बन गई, बिल्ड बन गया, सारा है जावा सोर्स कोड। ओके, राइट क्लिक करा, न्यू करा, और यहाँ से हम चले गए, यहाँ से बना दी एक सर्वलेट। चलो इसका नाम देख दिया एडमिन सर्वलेट। इस बार एडमिन सर्वलेट हमने क्रिएट कर दिया। ये पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम P1 दे दिया, और एडमिन सर्वलेट हमने सर्वलेट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो एडमिन सर्वलेट क्रिएट हो गया। अच्छा, इस P1 पैकेज पे एडमिन सर्वलेट क्रिएट हो गया। अब इसी में एक फिल्टर क्रिएट कर लेते हैं, क्लास बनाते हैं और फिल्टर 1 ऐसे फिल्टर एक क्रिएट कर लेते हैं। ओहो सॉरी, क्लास नहीं भाई, फिल्टर। राइट क्लिक, न्यू, फिल्टर, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का URL पैटर्न सर्वर के URL पैटर्न से सेम रखिएगा। क्या नाम था, एडमिन ना, तो अगर एडमिन है तो इसका एडमिन, इसका भी URL पैटर्न सेम रखना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एडमिन सर्वलेट है तो इसका भी URL पैटर्न एडमिन सर्वलेट रख दीजिए। अब जब रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक 2 लाइन का कोड लिख दिया। वो कोड क्या है, वो कोड ये है कि हमने रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से रिस्पॉन्स निकाल लिया और एक काउंटर चला दिया। तो हम इससे हम काउंट कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कितने बार गई, कितने बार। ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 2 लाइन का कोड है। क्या कोड है, गेट राइटर से राइटर आ गया, और उसके बाद यहाँ से हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे ताकि हम फॉरवर्डिंग लॉजिक लिख पाए, मतलब रिक्वेस्ट हमारा जो है आगे फॉरवर्ड हो पाए, है ना। और एक काउंटर हमने क्रिएट कर लिया। तो छोटा सा ही कोड था यार, उसमें भी लिख सकते थे। ठीक है, और एक काउंट वेरिएबल ऊपर हमने यहाँ पे क्लास लेवल पे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक, तो अब क्या होगा, अब जब भी रिक्वेस्ट जाएगी इसी के थ्रू होते जाएगी। अब कोई भी सर्वलेट कॉल होगा, ये सर्वलेट मान लो कॉल हो रहा है तो पहले इसी के थ्रू होते हुए जाएगा, है ना। डू पोस्ट कॉल होगा, डू गेट कॉल होगा, जो भी कॉल होगा। तो बस यही कहानी है। ये एक छोटा सा काम इसे कर सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो, है ना। आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का टाइम निकाल सकते हो। यही सब मैं आपको बता रहा था कल। यहाँ से इसे चला लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए फिल्टर का नाम। तो देखिए सबसे पहले सर्वलेट चला, और ये फिल्टर का जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर दिखा रहा है कितने हुए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विजिटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जैसे पहले फिल्टर 1 पहले सर्वलेट चल चुका है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है। क्यों भाई, ये डू पोस्ट हटाइए, और प्रिंट एलन नहीं लगा हुआ है ना, अपेंड हो रहा है उसके साथ। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंट एलन से मतलब न्यू लाइन में चला जाता है रिस्पॉन्स, है ना। सर्वलेट, तो सर्वलेट ये कॉल होगा, है ना। प्रिंट एलन गेट राइटर डॉट प्रिंट एलन, सिंटैक्स एरर क्यों दिखा रहा है, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंट एलन। सर ब्रैकेट ओपन नहीं किया, प्रिंट करना है उनका। ओके ओके, ठीक है। तो पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्डिंग, ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स यहाँ हमने, अच्छा ये काउंट करने का कोड नीचे लिखा हुआ है और फिल्टर ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो। तो जब भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये चल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब भी रिस्पॉन्स आएगा ना तब ऐसा चलेगा। तो ये देखिए ये ऊपर सर्वलेट 1 चला। अच्छा, ये टेक्स्ट किस इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने ये एक चीज़ नहीं लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट। आपको पता होगा सेट कॉन्टेंट मेथड होता है, रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, और इसके अंदर लिख लीजिए
टेक्स्ट स्लैश HTML, तो ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट और HTML में दे देने लगेगा। रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जितने बार आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ये उतने बार ये काउंटर चल रहा है, ये काउंट करके बता रहा है, समझ रहे हो। यही काम देखो देखो, ये ऊपर सर्वलेट चला और यहाँ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट जा रही है, प्री प्रोसेसिंग हो रही है ना, पोस्ट प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो जब रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स आ गया, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि भैया काउंटर चलते रहो। तो जितने बार किसी सर्वलेट पे रिक्वेस्ट जाएगी पता चल जाएगा इतने विजिटर हैं, काउंट कर लो, ठीक है। ये तो काउंटिंग का कोड हो गया। ऐसे ही मैं आपसे ये बता रहा था कि आप जो है टोटल रिस्पॉन्स टाइम काउंट कर सकते हो, है ना। मतलब रिक्वेस्ट जब गई तो टाइम गेट कर लो, और रिस्पॉन्स आया तब टाइम गेट कर लो, तो टोटल आपको टाइम पता चल जाएगा कि भाई टोटल टाइम मतलब इसको कितना लगा, ठीक है। इसको कमेंट कर दिया हमने, और यहाँ पे ये देखिए ठीक है, ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स गेट राइटर। यहाँ पे चली गई रिक्वेस्ट और फिर यहाँ चला गया हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि जब हमारी रिक्वेस्ट जा रही थी तो उस टाइम पे हमने सिस्टम का टाइम निकाल लिया, और ये फॉरवर्डिंग कोड है, फॉरवर्ड होने के बाद वहाँ से जब रिस्पॉन्स आएगा तो इसी की होते जाएगा, फिर टाइम निकाल दिया। आफ्टर में से बिफोर, माना टोटल एग्जीक्यूशन टाइम हमें पता चल जाएगा, एक रिक्वेस्ट के जाने में एक रिस्पॉन्स के आने में हमें कितना टाइम मतलब लगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 मिली सेकेंड हमारा लगा रिक्वेस्ट जाने में और रिस्पॉन्स आने में। अगली बार गई 0 मिली सेकेंड लगा, पहली बार टाइम लगता है, दूसरी बार बहुत कम, 0 0 0 0, कभी 1 कभी 0, सर्वर कितना बिजी है डिपेंड करता है। तो इस तरह के काम कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी यूज़र को वैलिडेशन का काम करना है तो वो कर सकते हो आप, यहाँ पे है ना, ये यूज़र को वैलिडेट कराने वाला काम वो कर सकते हो, ठीक है, जो मैं आपसे कल बात कर रहा था, ठीक है। और क्या है, कोई लॉग मैनेज करना है तो लॉग तो अब जब पढ़ोगे, लॉगिंग की टेक्निक पढ़ोगे, log4j आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए उनकी APIs होती है, वो लगाना पड़ेगा, फिर आप समझ पाओगे। रिस्पॉन्स टाइम काउंट, अथेंटिकेशन कर सकते हो, है ना। देखो अथेंटिकेशन वाला कोड हमने यहाँ पे लिख रखा है। अथेंटिकेशन मतलब अगर यूज़र नेम यही हो, पासवर्ड यही हो तो ये चीज़ हो, नहीं तो नहीं हो, ऐसे ऐसे कुछ काम, ठीक है। तो वो भी कर देता हूँ। लो ये वेब इंडेक्स पेज यहाँ पे लगा दिया। अब आपने फिल्टर में क्या करा, अथेंटिकेशन का कोड लिख दिया। कौन सा कोड, देखिए कौन सा कोड यही जो मैं आपसे कल बात कर रहा था, ये मैंने कॉपी किया, बस यहीं पे उठाऊंगा और इस सर्वर पे आया, कहाँ गया, यहाँ फिल्टर पे आया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जो रिक्वेस्ट से आने वाला डेटा है उसको गेट कर लिया, है ना। ये तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स होगा, है ना, ठीक है। ये पूरा रिक्वेस्ट होगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैंने पैरामीटर का नाम निकाल लिया, चेक कर लिया कि रिक्वेस्ट को जो पैरामीटर है उसमें नाम एडमिन है। अगर नाम एडमिन होगा, अगर नाम एडमिन होगा, ठीक है, अगर किसी का नाम एडमिन होगा और पासवर्ड नहीं मैंने फिक्स करा, अगर पासवर्ड एडमिन होगा सॉरी, तो उस केस में ये रिक्वेस्ट यहाँ चली जाए, और नहीं तो ये इंडेक्स पेज हमें फिर से दिख जाए और यहाँ पे आ जाए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ये हमने अथेंटिकेशन का कोड, इसे बोलते हैं अथेंटिकेशन कोड, वो हम फिल्टर के अंदर ऐसे लिख के रख सकते हैं, ठीक है। किसी फिल्टर में रख दिया तो सबके लिए वो चलेगा, ठीक। मैंने किसी फिल्टर में कोई कोड लिखा हुआ है, जैसे ये कोड लिखा हुआ है इस फिल्टर में, तो ये सबके लिए चलेगा, ऐसा है, सारे मतलब सर्वलेट के लिए चलेगा, बट हाँ उसकी मैपिंग होनी चाहिए ना। अब देखिए मैं सबसे पहले चलाता हूँ किसको, सबसे पहले इंडेक्स HTML चलेगा, इसको हटा के, हट जा भाई, ये इंडेक्स HTML चला। अब देखिए यहाँ पे नाम कुछ भी दे दिया, पासवर्ड कुछ भी दे दिया, तो क्या आ गया, ओफ 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 ओफ, कुछ नहीं आया। अच्छा एक चीज़ मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने इंडेक्स HTML कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे वेब कंटेंट में ही है ना, वेब XML के अंदर नहीं है ना। अच्छा, और इसका URL पैटर्न क्या है ये भी देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि अब URL पैटर्न के लिए मेरा ये ओपन नहीं हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा अभी पैसा मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, URL पैटर्न यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मतलब मैनुअली नोटपैड में ओपन करके, क्योंकि रिक्वेस्ट कहीं और जा रही होगी ना, और हमें भेजना है एडमिन सर्वलेट पे। तो ये इससे ओपन करते हैं और यहाँ लिखा सर्वलेट 1 ना,
और हमारी सर्वलेट का नाम है एडमिन सर्वलेट। सो एडमिन सर्वलेट, तो बस ये रिक्वेस्ट गई एडमिन सर्वलेट के पास। अब हमने यहाँ से ये HTML को यहाँ से कॉपी किया और इस वेब कंटेंट में ओवरराइड ऑल मार दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश हो गया, ओवरराइड कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब यूजर नेम कुछ भी, पासवर्ड कुछ भी, लॉग इन, तो देखिए क्या आ गया, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, वही पेज आ गया। ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई, जब हमने कंटेंट टाइप लगा रखा है, सेट कंटेंट टाइप हमने लगा रखा है, एडमिन सर्वलेट में नहीं लगा रखा है ना। बात तो ये है, इस तक रिस्पांस जा रही है तो पहले ही हो गया ना, रिस्पांस डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट स्लैश HTML, और हमने फिल्टर पे भी लगा रखा है क्या, ओ कमेंट कर रखा है यार, ये भी तो आप देखो, नहीं देख रहे हो, वो हमने वही मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ हमें क्यों लगाना पड़ रहा है, वहाँ पे तो अभी जा ही नहीं रही ना, फिल्टरिंग का कोड पहले चल गया। ये हमारा एप्लीकेशन रीलोड हो गया, फिर से चलते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यूजर नेम कुछ भी, पासवर्ड कुछ भी, तो यही पेज आ जाएगा और इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, है ना, वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन कोड। अब अगर यूजर नेम कुछ भी हो और पासवर्ड अगर एडमिन होगा तो ये अगले सर्वलेट पे चली जाएगी रिक्वेस्ट, देखिए सर्वलेट 1 चल गया, नहीं चल गया, ऐसा है। तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन का कोड, ठीक है, लॉग मैनेजमेंट का कोड, सेशन वाला जो बात हो रही थी कल कि सेशन में अगर हम ये चेक कर लें कि भैया यूज़र का सेशन क्या चल रहा है, अगर यूज़र का सेशन नया है पुराना है, उसका हम कोड लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट सेशन, नहीं रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन होता है यार, सॉरी, रिक्वेस्ट से हम सेशन निकालेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, क्या उसका सेशन है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन होता है या रिक्वेस्ट डॉट, मैं तो भूल गया भाई क्या होता था, आप लोग मुझे जरा हेल्प करिए, क्या होता था। रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्या चलाते थे जिससे हमें HTTP सेशन मिलता था, हाँ, रिक्वेस्ट के ऊपर क्या चलाते थे जिससे हमें HTTP सेशन मिलता था, बताओगे आप। अच्छा इसमें कौन सा रिक्वेस्ट है ये देखते हैं, HTTP से थोड़ी ना चलेगा, नहीं इस पे HTTP टाइप का होना चाहिए, समझ रहे हो, गेट सेशन होता है लेकिन HTTP वाला नहीं है ना, ये HTTP नहीं है, ये HTTP पैरामीटर लेता है वो, ये HTTP वाला नहीं है। क्या सर्वलेट का डू फिल्टर मेथड HTTP पैरामीटर लेता है क्या, अगर HTTP नहीं लेता है तो नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे सेशन कैसे चेक कर पाओगे। जैसे आपने सर्वलेट रिक्वेस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स होना चाहिए, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे, अब ये ले रहा है, अच्छी बात है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है। अब देखो ये HTTP का मेथड है ना, तो ये ऐसे रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा, तो गेट SESS, देखिए गेट सेशन चल गया, इससे हमें मिल गया क्या, HTTP सेशन, ठीक है, HTTP सेशन मिल गया, HTTP सेशन से सेशन निकाल लिया, है ना, सेशन आ गया, HTTP सेशन आ गया। अब इस सेशन को चेक कर लो क्या है भाई, ठीक है, चलो ये मैं कोड यहाँ से जो कोड है, यहाँ पे ये आउट डॉट प्रिंटलन में क्यों एरर आने लगा, ये हमने कमेंट कर दिया क्या, इसको रहने दो, ठीक है, तो ये आ गया ना। अब हमने चेक करा कि क्या ये सेशन नया है पुराना है, इफ, ठीक है, सेशन डॉट इज न्यू, क्या ये नया सेशन नया है, डॉट इज न्यू, क्या सेशन नया है, अगर नया है तो आउट डॉट प्रिंटलन में न्यू सेशन क्रिएटेड, ठीक है, एल्स वेलकम बैक, ठीक है, ऐसे कुछ भी पेज आ जाए तो
पासवर्ड वाला जो इफ है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें, है ना। यहाँ पे out.println में यहाँ लिख देते हैं न्यू सेशन क्रिएटेड। तो पहली बार जाएगा, रिक्वेस्ट इस पे चेक करेगा तो पहली सेशन क्रिएट कर देगा, सारा काम हो गया। यहाँ एरर क्यों आ रहा है भाई? कहीं कहीं तो एरर आ रहा है। फिल्टर में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। एक्चुअली ये फिल्टर में प्रॉब्लम आ गई। HTTP टाइप का पैरामीटर ले ही नहीं सकता ये, समझ रहे हो? ये कह रहा है कि HTTP वाला यहाँ पैरामीटर हो ही नहीं सकता है डू फिल्टर में। तो फिल्टर में HTTP कैसे पहुंचाया जाए, समस्या ये बात की आ गई। सो कंट्रोल वाई करते हैं, ये तो कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कुछ और लॉजिक लगाएंगे, बट HTTP नहीं हो सकता। तो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे आए? कुछ जुगाड़ लगा के ऑब्जेक्ट पास करा दो, और क्या। क्लास है, मेथड है, वेरिएबल है, आप ऑब्जेक्ट उठा के। कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है। यस सर। बहुत ज्यादा सर, मैं तो सोचा मेरा नेट ही वो है। अच्छा एक मिनट, जस्ट मिनट रुक जाइए बस। HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो हम यहाँ यूज कर पाते, क्योंकि वो मेथड बता दे रहा है कि अनइम्प्लीमेंटेड है, आपको नया मेथड लाना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? अब आपको गेट सेशन यहाँ नहीं चल सकता, तो आपको कोई जुगाड़ लगा के मतलब सेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, चाहे किसी मेथड के थ्रू, किसी मेथड के आर्गुमेंट में, या कैसे भी करके पास करो। वो सब मैं नहीं करने वाला हूँ। मतलब इस तरह के कोड लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं तब ट्राई करने लगा कि भाई जब कल बात हो रही थी कि इस तरह के काम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, समरोज कह रहे थे हम करेंगे, या जो भी है, ठीक है भाई। तो ये फिल्टर की इतनी कहानी थी। फिल्टर से ये सारे काम, अलग अलग टाइप के काम होते हैं जो मैंने आपको समझाया। बताइए अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मैं अब स्क्रीन दोबारा शेयर करके स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देता हूं। तो अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। बाकी फिल्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा फिल्टर से और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो देखिए एक ही फिल्टर में मैंने सारे कोड लिख रखे हैं, तो मैं आपको एक साथ शेयर कर देता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, बताइए भाई। तो हम मूव करें अपने सर्व JSP वाले कंसेप्ट पे। JSP जो हम आपको बताने जा रहे थे। हाँ जी सर।